हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अजय पांडे लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। हम लोग क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस में हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और उस केमिस्ट्री में जो लेसन हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। तो हम लोग दूसरा लेसन पढ़ रहे हैं अम्ल, क्षार एवं लवण, और उस लेसन में जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है धावन सोडा। धावन सोडा के बारे में पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि धावन सोडा, उसका रासायनिक सूत्र, उसका प्रकृति, प्राप्ति के स्रोत, प्राप्ति के स्थान, हमने हर चीज़ के बारे में पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। हम लोग वहाँ पर निर्माण विधि के बारे में भी डिस्कस किए थे कि धावन सोडा का निर्माण दो पैरामीटर पर होता है, दो तरीके से होता है। एक होता है प्रयोगशाला विधि और दूसरा है औद्योगिक निर्माण विधि। तो प्रयोगशाला विधि का मतलब कि जो स्कूल में लैब में जो बनाया जाता है, तो लैब वाला जो प्रोसेस है वो आपका प्रयोगशाला विधि हो गया। और यदि आप इसको मार्केट में बेचना चाहते हैं और इसको बड़े पैमाने पर फैक्ट्रियों में बनाते हैं, तो फैक्ट्रियों में जिस विधि द्वारा निर्माण किया जाता है उस विधि को हम औद्योगिक निर्माण विधि बोलते हैं। तो हम लोगों ने वहाँ पर मुख्य रूप से यही डिस्कस किया था कि धावन सोडा के निर्माण की दो विधियां हैं। एक जो पहला है वो है प्रयोगशाला विधि और दूसरा है औद्योगिक निर्माण विधि। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रयोगशाला विधि के बारे में पूरा पढ़ लिया था कि प्रयोगशाला विधि में धावन सोडा का निर्माण कैसे होता है। फिर जो आज हमको पढ़ना है वो है औद्योगिक निर्माण विधि। तो आज हम लोगों को पढ़ना है धावन सोडा की औद्योगिक निर्माण विधि। तो धावन सोडा की औद्योगिक निर्माण विधि की बात करें तो औद्योगिक स्तर पर धावन सोडा का निर्माण दो विधियों द्वारा होता है, जिसमें पहला है ली ब्लांक विधि और दूसरा है साल्वे अमोनिया सोडा विधि। इसमें ली ब्लांक विधि हाई स्कूल के सिलेबस में से निकाल दिया है। इस साल हाई स्कूल के सिलेबस में ली ब्लांक विधि नहीं है, केवल साल्वे अमोनिया सोडा विधि है, लेकिन जानकारी के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं ली ब्लांक विधि द्वारा धावन सोडा का निर्माण। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं धावन सोडा निर्माण की ली ब्लांक विधि। ली ब्लांक विधि। तो धावन सोडा निर्माण की ली ब्लांक विधि। देखिए, इस निर्माण विधि में यहाँ पर जो ली ब्लांक विधि द्वारा धावन सोडा का निर्माण है वो 3 स्टेप में पूरा होता है। धावन सोडा का निर्माण ली ब्लांक विधि द्वारा 3 चरणों में संपन्न होता है, 3 चरण में संपन्न होता है। अब ये 3 चरण किस प्रकार से हैं, अगर इसके बारे में हम बताएं तो जो सबसे फर्स्ट स्टेप है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 चरण में जो पहला चरण है, फर्स्ट स्टेप, इसमें क्या किया जाता है कि इसमें साधारण नमक और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ध्यान दीजिएगा, साधारण नमक की अगर बात करें तो वो है NaCl और सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें तो वो है H2SO4। तो जो फर्स्ट स्टेप है, जो पहला चरण है, उसमें क्या किया जाता है कि साधारण नमक को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाकर उसको हम एक स्पेशल भट्ठी होता है, भट्ठी समझ लीजिए, भट्ठी एक उपकरण होता है जिसमें पदार्थों को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। तो साधारण नमक को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाकर उसको एक स्पेशल भट्ठी, उस भट्ठी का नाम है साल्ट केक भट्ठी, उस भट्ठी का नाम है साल्ट केक
भट्ठी, तो साल्ट केक भट्ठी में डालकर और इसको उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। तो आप ध्यान से समझेंगे कि ये हो गया नमक, और नमक को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिला दिया गया और इसको उच्च तापमान पर गर्म किया जा रहा है। तो जब गर्म करते हैं तो यहाँ से देखिए क्या प्राप्त होता है, इसका जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन H2, ये क्या करता है कि इसका 2 Cl ले लेता है और ये बन जाता है 2HCl, H2 और यहाँ का Cl, तो 2 Na बच गया। तो अब यहाँ पर निर्माण हो जाता है Na2SO4 और ये जो 2HCl है ये वाष्प बन के यहाँ से उड़ जाता है और यह बन जाता है किस रूप में, पपड़ी के रूप में उस भट्ठी में एकत्रित हो जाता है। और ये आपका, इसका नाम है सोडियम सल्फेट, इसका नाम सोडियम सल्फेट है और इसी को हम बोलते हैं साल्ट केक। तो आप ध्यान से समझिएगा कि ली ब्लांक विधि में, ली ब्लांक विधि द्वारा सोडियम कार्बोनेट का निर्माण, मतलब कि धावन सोडा का निर्माण यहाँ पर 3 स्टेप में पूरा किया जाता है। तो इसका जो पहला स्टेप है, पहला प्रोसेस है, वो है कि साधारण नमक में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाकर इसको उच्च तापमान पर एक भट्ठी में गर्म करते हैं। उस भट्ठी का नाम साल्ट केक भट्ठी है। तो इसमें होता क्या है कि H2 इसके Cl से रिएक्ट करके और HCl वाष्प बनकर उड़ जाता है और इसका Na सोडियम इसके सल्फेट से अभिक्रिया करके सोडियम सल्फेट बनाता है जो पपड़ी के रूप में प्राप्त होता है और ये इसी सोडियम सल्फेट को हम क्या बोलते हैं, साल्ट केक। अब हमको क्या प्राप्त हो चुका है, हमको प्राप्त हो चुका है साल्ट केक। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे प्रोसेस के बारे में। तो हम लोगों को ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों को साल्ट केक प्राप्त हो चुका है। अब उस साल्ट केक को हम क्या करते हैं कि उसको थोड़ा सा पीस कर बारीक चूर्ण बना लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि हमने क्या किया कि साल्ट केक का चूर्ण बना लिया और उसमें क्या क्या मिलाते हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। उसमें हम कोयला का, देखिए कोयला का चूर्ण, कोयला का चूर्ण और उसके बाद प्लस चूना का चूर्ण, चूना पत्थर कह सकते हैं, चूना पत्थर का चूर्ण। तो दूसरे स्टेप में हमको क्या करना है कि साल्ट केक को बारीक पीस कर, चूँकि ये पपड़ी के रूप में प्राप्त होता है, तो साल्ट केक को थोड़ा सा बारीक पीस कर चूर्ण जैसा बना लेते हैं और उस चूर्ण में क्या मिलाते हैं, कोयले का चूर्ण मिलाते हैं और चूना पत्थर का चूर्ण मिलाते हैं, चूना पत्थर। इसका अगर हम केमिकल रिएक्शन बनाएं तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। साल्ट केक का देखिए, साल्ट केक का होता है Na2SO4 प्लस कोयले का हम ऐसे लिख सकते हैं, कोयला तो चूँकि कार्बन है तो 4 से लिख सकते हैं, और चूना पत्थर का हम लोग लेते हैं तो चूना पत्थर होता है कैल्शियम कार्बोनेट, तो CaCO3। ये हो गया। अब आपको ध्यान से समझना है क्या होता क्या है। अब ये जो रिएक्शन है ये कैसे बनता है, तो देखिए साल्ट केक प्लस कोयला का चूर्ण प्लस चूना का पत्थर। अब जब इस मिश्रण को मिलाकर और इसको भी उच्च तापमान पर एक विशेष प्रकार की भट्ठी में गर्म किया जाता है, तो ये तीनों आपस में मिश्रित होकर, तीनों आपस में अभिक्रिया करके जो पदार्थ बनाते हैं उस पदार्थ को हम लोग काली राख बोलते हैं। उस पदार्थ को क्या बोलते हैं, काली राख। मतलब कि सीधे सीधे कह सकते हैं कि यहाँ पर जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है काली राख, काली राख प्राप्त होता है। अब यहाँ पर आपको रिएक्शन के माध्यम से समझाते हैं कि काली राख कैसे प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिएगा, साल्ट के क्या हो गया, यह कोयले का चूर्ण हो गया, यह चूना का पत्थर हो गया, और इसको जब हम मिलाते हैं
तो होता क्या है, आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। पहले क्या होता है कि यह जो साल्ट केक है वो कोयला से अभिक्रिया करता है, और कोयला से अभिक्रिया करता है, उसके बाद यह CaCO3 चूना से अभिक्रिया करता है, चूने के पत्थर से अभिक्रिया करता है, और ये बनाता क्या है, ध्यान दीजिएगा, 4CO। यहाँ से बनता है 4CO कैल्शियम कार्बन मोनोऑक्साइड, और यह वाष्प बनकर उड़ जाता है, ये तो खुद ही गैस है, ये गैस बनकर निकल जाता है। उसके बाद से देखिए यहाँ पर और क्या बचता है, यहाँ पर बचता है CaS प्लस Na2CO3, ये दो चीज़ बच जाता है। आप इसको समझ सकते हैं कि ये साल्ट केक हो गया, एक कोयला का चूर्ण हो गया, और यह चूना का पत्थर हो गया। इसको तीनों को मिलाकर मिश्रण को उच्च तापमान पर भट्ठी में गर्म करते हैं, तो 4CO गैस है बाहर निकल गया, बचा क्या, CaS कैल्शियम सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट, इसी का मिश्रण प्राप्त होता है। यह मिश्रण काले रंग का होता है, पूरा जल के प्राप्त हुआ रहता है, इसको हम बोलते हैं काली राख। ये हमारा क्या प्राप्त होता है, काली राख। और यही काली राख, इसी में देखिए आपका सोडियम कार्बोनेट मौजूद है। अब हम क्या करते हैं कि इस काली राख को पानी में डाल देते हैं, ठंडे पानी में डालते हैं, और ठंडे पानी में जब डालेंगे तो देखिए ये चीज़ तो पहले से गैस बनकर निकल गया, यह चीज़ जल में घुलता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जो CaS है कैल्शियम सल्फेट, ये जल में नहीं घुलता है, और ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये ठंडे जल में क्या होता है, आसानी से घुल जाता है। तो जब ये घुल गया तो ये खुद ही अलग हो गया, ये आपका हो गया अलग। ये अघुलनशील अशुद्धि है, यह अघुलनशील अशुद्धि है, इसको हम छान करके क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। और अब जल में सिर्फ क्या बचा रहता है, तो Na2CO3 बचा रहता है, सोडियम कार्बोनेट बचा रहता है उस जल में विलेय के रूप में। और इसको क्या कर देते हैं कि हम वाष्पन विधि से जल को उड़ा देते हैं, और आपका यह Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। एक बार पुनः समझिए कि साल्ट के कोयले के चूर्ण और चूने के पत्थर के बारीक चूर्ण को हम क्या करते हैं कि एक भट्ठी में गर्म करते हैं, तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनकर उड़ जाता है। बचता क्या है, तो CaS कैल्शियम सल्फेट और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बचता है, और CaS कैल्शियम सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, काली राख। ये काले रंग का होता है, पूरा जल गया रहता है। अब क्या करते हैं कि इस मिश्रण को हम लोग जल में डालते हैं, तो जल में Na2CO3 घुल जाता है, यह नहीं घुलता है, तो यह CaS अघुलनशील अशुद्धि है, इसको छान करके बाहर निकालते हैं। और अब उस जल में Na2CO3 घुली हुई अवस्था में रहता है, तो उस जल का हम क्या करते हैं, वाष्पन करते हैं, और वाष्पन करके उसको जो जल को है वाष्प बनाकर उड़ा देते हैं, और Na2CO3 क्रिस्टल के रूप में हमको प्राप्त हो जाता है। अब अगर इस रिएक्शन की हम बात करें, थोड़ा सा इस रिएक्शन के बारे में हम यहाँ पर एक बात समझाने वाले हैं कि रिएक्शन जो है 2 स्टेप में होता है। ध्यान दीजिएगा कि जो रिएक्शन है वो 2 स्टेप में होता है। यह जो Na2SO4 जो साल्ट केक है वो पहले रिएक्ट करता है किससे, कोयले के चूर्ण, कोयले का जो चूर्ण है उससे रिएक्ट करता है। और देखिए क्या बनाता है, ध्यान समझिएगा। इसका O4 है ना, O4 4 बार O है, और यहाँ पर 4 बार C है, तो यही 4CO यहाँ से बाहर चला गया, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं 4CO बाहर चला गया। अब बचा क्या, देखिए यहाँ से Na2 बचा है, और यहीं से एक यस बचा है, क्योंकि O4 तो यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर प्राप्त हो गया Na2S। इसका नाम सोडियम सल्फाइड है, इसका नाम है सोडियम सल्फाइड। अब ये सोडियम सल्फाइड देखिए हमको ये प्राप्त हो चुका। अब ये जो सोडियम सल्फाइड है Na2S, यही इस CaCO3 से रिएक्ट करता है, CaCO3 से रिएक्ट करता है,
और इसका Na2 और इसका CO3 मिलके Na2CO3 बनाता है, और इसका Ca इसका यस मिलके CaS बनाता है। और यही जो मिश्रण है, यही मिश्रण हमारा क्या बनता है, काली राख। अब इसी काली राख को अब हमने क्या किया कि पहले वाले में ये रिएक्शन एक ही में लिखा है, देखिए Na2SO4 + 4C + CaCO3, और इसको एक ही बार लिख दिया। ये वाला रिएक्शन आसान है, इसको आप समझिएगा। हमने इसको समझाने के लिए दो भाग में किया कि जो साल्ट केक है वो पहले कोयले के चूर्ण से अभिक्रिया करता है और फिर जाकर चूने के पत्थर से अभिक्रिया करता है। देखिए यहाँ पर साल्ट केक प्लस कोयले का चूर्ण, और ये 4CO यहाँ से निकल गया, Na2S बचा, और यही Na2S आकर CaCO3 से अभिक्रिया कर रहा है, तो यहाँ पर काली राख बच रहा है। और इस काली राख को हम क्या करते हैं कि ठंडे जल में डाल देते हैं, और जब ठंडे जल में डाल देंगे तो उसमें यह वाला जो हिस्सा है यह घुलनशील है और यह अघुलनशील है, यह अघुलनशील है, इसको छान करके बाहर निकाल देंगे और ये जल में घुल गया रहेगा। फिर क्या करेंगे कि जल का हम वाष्पन करेंगे, उसमें घुलनशील अवस्था में प्राप्त है तो उसका वाष्पन करेंगे तो जल वाष्पन के उड़ जाएगा और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो आइए इस पूरे टॉपिक को अब लिख के समझते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को हम यहाँ पर लिख कर समझ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ली-ब्लांक विधि है, ली-ब्लांक विधि धावन सोडा के निर्माण की ली-ब्लांक विधि। यहाँ पर मैंने लिखा है कि ली-ब्लांक विधि द्वारा धावन सोडा का निर्माण निम्नलिखित चरणों में संपन्न होता है। यहाँ पर हम लिखें कि निम्नलिखित चरणों में संपन्न होता है। इसमें जो फर्स्ट स्टेप है, इसमें लिखा गया है कि सर्वप्रथम नमक को, नमक देखिए NaCl साधारण नमक है, तो सर्वप्रथम नमक को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभी हमने बताया कि नमक को क्या करते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाकर उसको साल्ट के एक भट्टी में गर्म करके सोडियम सल्फेट बनाया जाता है। तो हमारा पहला प्रोसेस क्या है कि हम नमक लेंगे और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे और दोनों को एक साथ साल्ट के एक भट्टी में गर्म करके ऊंचे तापमान पर गर्म करेंगे, जिससे सोडियम सल्फेट प्राप्त होगा और उसी सोडियम सल्फेट को साल्ट केक बोलते हैं। इसका रिएक्शन यहाँ नीचे लिख दिया गया है, 2NaCl + H2SO4 = Na2SO4। यही आपका क्या है, साल्ट केक है, इसको सोडियम सल्फेट बोलते हैं, प्लस 2HCl। यह जो HCl है यह गैस बन के यहाँ से भट्टी से बाहर निकल जाता है। अब बात करते हैं इसके दूसरे प्रोसेस को। तो दूसरे प्रोसेस में अब देखिए साल्ट केक हमको यहाँ पर प्राप्त हो चुका है। हमने क्या बताया कि साधारण नमक को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब हम इसको साल्ट केक भट्टी में गर्म करते हैं ऊंचे तापमान पर, तो हमको सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है और यह सोडियम सल्फेट को ही हम क्या बोलते हैं, साल्ट केक, और यहाँ से HCl जो है गैस बनकर निकल जाता है। अब यह जो साल्ट केक होता है यह पपड़ी के रूप में प्राप्त होता है, पपड़ी के रूप में। इसको हम क्या करते हैं कि पहले थोड़ा सा पीस कर इसको चूर्ण बना लेते हैं। अब साल्ट केक को जो चूर्ण के रूप में प्राप्त हो चुका है, इसमें कोयले के चूर्ण और चूने के पत्थर के चूर्ण के साथ मिलाकर, ध्यान दीजिएगा हमने क्या क्या मिलाया है, साल्ट केक, कोयले का चूर्ण और चूने का पत्थर, तीनों का मिश्रण मिलाकर उसको एक विशेष प्रकार की भट्टी में डालकर गर्म करते हैं। यहाँ पर हमको लिखना चाहिए कि उच्च तापमान पर गर्म करते हैं। आप लोग समझ जाइएगा कि उच्च तापमान पर गर्म करते हैं, जहाँ से काली राख प्राप्त होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि काली राख क्या है। तो यहाँ पर ये आपका हो गया साल्ट केक, ये हो गया कोयला का चूर्ण, ये हो गया चूना पत्थर, और जब ये आपस में इसके मिश्रण को जब हम मिलाकर उच्च तापमान पर गर्म करते हैं तो यहाँ पर 4CO, तो 4CO ये तो आपका सीधे सीधे गैस बनकर निकल गया कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिए क्या प्राप्त हो रहा है, CaS प्राप्त होता है और Na2CO3, यह दोनों एक मिश्रण के रूप में प्राप्त होता है, CaS Na2CO3, और इसके मिश्रण को ही हम क्या बोलते हैं, काली राख बोलते हैं। इसके मिश्रण को ही हम क्या बोलते हैं, काली राख। और इसी में देखिए आपका Na2CO3 मौजूद है, इस दोनों के मिश्रण को हम क्या बोलेंगे, काली राख। अगर इसको हम अलग अलग अगर आपको समझाएं तो
Na2SO4 जो कि यह वाला है, यह सबसे पहले किससे अभिक्रिया करता है? 4C से, मतलब कि कार्बन कोयले के चूर्ण से अभिक्रिया करता है, इससे भी नहीं करता है। सबसे पहले इन दोनों का अभिक्रिया होता है, तो ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो Na2SO4 साल्ट केक हो गया, यह कोयले का चूर्ण हो गया। यह दोनों अभिक्रिया करते हैं तो 4CO यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनकर निकल जाता है, जैसा कि यहाँ निकला हुआ है, और यहाँ पर प्राप्त हो जाता है Na2S। और यही Na2S इस थर्ड वाले से अभिक्रिया करता है, चूने के पत्थर से अभिक्रिया करता है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है Na2S प्लस CaCO3, और यह जब अभिक्रिया करते हैं ये वाला दोनों पोर्शन बनता है। यहाँ पर देखिए Na2CO3 प्लस CaS, वही यहाँ पर है CaS प्लस Na2CO3, और यही आपका क्या है? ये आपका काली राख है। तो ये सेकेंड स्टेप है आपका। सेकेंड स्टेप में हमको क्या प्राप्त हो जाता है? काली राख प्राप्त हो जाता है। और थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं? थर्ड स्टेप में कोई रिएक्शन नहीं है। थर्ड स्टेप में क्या होता है कि अब ये Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फाइड और सोडियम कार्बोनेट का जो मिश्रण है, इसको हम काली राख बोलते हैं। और यही काली राख को क्या करते हैं कि हम ठंडे जल में डालकर उसको हिला देते हैं। ठंडे जल में डालकर उसको एक डंडे से हिलाया जाता है। तो होता क्या है कि यह जो Na2CO3 है यह घुलनशील है, और जो CaS है यह अघुलनशील है। तो यह नहीं घुलता है, यह क्या होता है? घुल जाता है। तो यह नहीं घुलता है तो हम क्या करते हैं? छान कर निकाल लेते हैं। और अब उस जल में क्या बचा रहता है? Na2CO3, बस यही उस जल में घुली हुई अवस्था में बचा रहता है। तो हम क्या करते हैं कि उसका जो घुली हुई अवस्था में जो जल है, इसका Na2CO3 का जो घुला हुआ अवस्था में जो जल है उसका हम वाष्पन करा देते हैं। और वाष्पन करा देते हैं तो जल वाष्प बनकर उड़ जाता है और Na2CO3 क्रिस्टल के रूप में हमको प्राप्त हो जाता है। तो ये रहा आपका तीसरा स्टेप, और ये रहा आपका ली ब्लांक विधि। तो आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप यहाँ तक एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, हाँ यहाँ से एक बार यह स्क्रीनशॉट हो गया, और एक बार यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों के पास शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक, और हमारा अगले वीडियो का जो नया टॉपिक होगा वो होगा साल्वे अमोनिया सोडा विधि। क्योंकि हम लोग 2 प्रोसेस पढ़ना है ना, एक ली ब्लांक विधि तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया, और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे साल्वे अमोनिया सोडा विधि। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।